कहानी 2003 में शुरू होती है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा होता है। सरकार क्वारंटाइन की एड में पूरी आबादी को दूसरी जगह भेज देती है और चुपके से सबको गोली मार देती है, चाहे वे इन्फेक्टेड हों या नहीं। इस बीच जोएल का दोस्त बिल बेसमेंट में जिंदा रहता है। वह एक सर्वाइवलिस्ट था। आर्मी के जाने के बाद वह अकेला रह गया था। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और अकेले ही वहाँ रह रहा था। वह जाल और फंदे बनाने में भी माहिर था। घर हाई वोल्टेज वायर में से घिरा हुआ था और जो कोई भी पास जाता उसे करंट लग जाता। लेकिन आज बिल को घर में एक बिन बुलाया मेहमान मिला। बिल ने अपनी बंदूक से ध्यान से जगह की तलाशी ली और आखिर में गड्ढे में उस आदमी को ढूंढ लिया। उस आदमी ने हाथ उठाकर इशारा किया कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था और कहा कि वह बस वहां से गुजर रहा था। बिल ने ध्यान से उसकी जांच की और उसे जाने दिया, लेकिन उस आदमी ने एक और रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और चाहता है कि बिल उसे कुछ खाने को दे। बिल ने मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि अगर वह मान गया तो पड़ोस के सभी बेघर लोग खाने के लिए उसके पास आ जाएंगे और हालत इतनी खराब हो जाएगी कि सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह उसे धन्यवाद नहीं देगा और बिल को नहीं लगा कि वह झूठ बोलेगा। नरम दिल महसूस करते हुए वह उसे अंदर ले गई। उस आदमी का नाम फ्रैंक था। वह बिल के बनाए खाने से बहुत खुश था और उसने बिल से पियानो भी बजवाया। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ दोनों गले मिले और इस तरह दोनों इस सुनसान छोटे से शहर में साथ रहने लगे। वहीं उनकी मुलाकात जोएल और टेस से हुई, जो स्मगलिंग में शामिल दो पार्टनर थे। यह 2013 की बात है और फ्रैंक ने बिल के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार किया था। युद्ध की अफरा तफरी के बीच उसने बिल के लिए मीठी स्ट्रॉबेरी उगाई थी, जिससे वह बहुत खुश था। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक दोपहर जब गुंडों के ग्रुप ने अंदर घुसने की कोशिश की तो यह खुशी टूट गई। बिल ने लगातार गोलियां चलाईं और हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों और बाहरी दीवारों पर लगी आग की मदद से गुंडे हार गए। हालांकि बिल को भी गोली लग गई। बिल को लगा कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने फ्रैंक से जोएल को फोन करने को कहा। हालांकि फ्रैंक ने खुद को डिसइंफेक्ट करने के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल किया और बिल को फर्स्ट एड दिया। बिल बच गया। 10 साल बाद फ्रैंक चल नहीं पाता था और अपने दिन व्हील चेयर पर बिताता था। वह इन सब से थक गया था। उसने बिल से कहा कि वह उसके ड्रिंक में जहर मिला दे और इस तरह अपनी जान दे दे। उस दिन उन्होंने वह सब किया जो वे करना चाहते थे। उन्होंने शादी की और अपना पसंदीदा मीट खाया। फ्रैंक को उम्मीद नहीं थी कि बिल भी उसके साथ जाने का फैसला कर लेगा। दोनों बेडरूम में चले गए और फिर कभी बाहर नहीं आए जब तक कि जोएल फिर से कमरे में नहीं आया। उसने बिल को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और बेडरूम का दरवाजा नहीं खुला। ध्यान रखने वाली एली को टेबल पर बिल का जोएल के लिए छोड़ा हुआ एक लेटर मिला। उसमें असल में लिखा था कि बिल और फ्रैंक दोनों गुजर चुके हैं और उन्होंने जोएल के लिए एक चाबी छोड़ी थी। जोएल जो भी सामान चाहता था उसका इस्तेमाल कर सकता था और ले सकता था। जोएल बहुत दुखी था, लेकिन उसने खुद को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि टेस्बी भी उसे छोड़कर चला गया था। जोएल ने शांत रहने की कोशिश की और सामान, कार, खाना और हथियार जमा करने लगा। उन्होंने लगभग पूरी कार में सामान लादा और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। जोएल और एली आराम करने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुके। एली चुपके से अपनी छिपी हुई पिस्तौल से प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि जोएल दूसरी कारों से पेट्रोल निकाल रहा था। फिर दोनों एक साथ दूसरे फायरफ्लाई बेस की ओर चल पड़े। सड़क पर पहले से ही गड्ढे थे और पूरी तरह तबाही का मंजर था। तबाही का मंजर चौंकाने वाला था। जैसे ही अंधेरा हुआ वे आराम करने के लिए एक ग्रो में पहुंचे। एली गर्मी के लिए आग जलाना चाहती थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि जोएल को ज्यादा चिंता थी कि दूसरे इंसान उन्हें देख सकते हैं। एक शांत रात के बाद दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। जल्द ही खाली गाड़ियों के ट्रैफिक जाम ने उनका रास्ता रोक दिया। जोएल सड़क देखने के लिए बाहर निकला। आगे खराब कारों ने उनका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था। यह देखकर कि वह उन्हें रोक नहीं पा रहा है, उसने शहर से होकर जाने का फैसला किया। अचानक सड़क पर एक आदमी मदद मांगता हुआ दिखाई दिया। जोएल तुरंत चाल समझ गया और उसने एली से अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा और जल्दी से वहां पहुंचने की तैयारी करने लगा। सच में यह एक जाल था। छत पर किसी ने उनकी कार को किसी भारी चीज से तोड़ दिया और जमीन पर कीलों से टायर पंचर हो गए। अचानक आए दुश्मन से बचने के लिए जोएल ने कार सड़क पर एक दुकान में घुसा दी। दुश्मन की गोलियों की बौछार उन दोनों आदमियों पर होने लगी। जोएल की आड़ में एली दूसरी दीवार में बने एक छेद में छिप गई। जोएल ने जल्दी से एक दुश्मन को मार गिराया, लेकिन दूसरा अचानक दरवाजे के पीछे से आ गया, जिससे वह हैरान रह गया। जोएल को जूझता देख अगले कमरे में मौजूद एली के पास अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। घायल दुश्मन ने बहुत गिड़गिड़ाया। जोएल कोई सीरियल किलर नहीं था, लेकिन दुनिया के खत्म होने के 20 साल बाद उसने जो सबसे डरावनी चीज देखी थी वह इंसान का दिल था। जोएल यह रिस्क नहीं ले सकता था। वह एली को तभी मार सकता था जब वह पीछे हट जाए, ताकि वे अपनी सुरक्षा पक्की कर सकें। दोनों ने कुछ सामान लिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखा। इस बीच शहर के सर्वाइवर ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथी की लाश मिली। उन्हें शक था कि यह भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ है। उनकी लीडर कैथरीन ने पूरे शहर में कातिल की तलाश का आदेश दिया। अंधेरे में छिपे जोएल और उसके साथी जानते थे कि वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। उन्हें जल्द से जल्द शहर छोड़ना था। हालांकि जोएल को लगा कि एली अभी भी अपनी बंदूक चलाने से परेशान है, लेकिन एली
ने उसे बताया कि वह पहली बार गोली नहीं चला रही है। जोएल ने इस मामले पर जोर नहीं दिया, बल्कि एली को ध्यान से पिस्तौल का सही इस्तेमाल करना सिखाया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि कभी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। महिला लीडर की तरफ से एक और भी बड़ा राज छिपा है। उन्हें एक अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में बहुत ज्यादा टूटी हुई जमीन मिली और नीचे से किसी म्यूटेटेड जीव की सांसें आती हुई लग रही थी। कैथरीन ने अभी के लिए इसे राज रखने का फैसला किया। उसने पहले घुसपैठियों को पकड़ने का फैसला किया। उस शाम बाद में जोएल और उसके साथी ने मिलकर एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का दरवाजा खोला। उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने और वहां से सुरक्षित भागने का रास्ता खोजने का फैसला किया। जोएल, जो पहले से ही 56 साल का था, में नीचे चढ़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने 33वीं मंजिल पर आराम करने का फैसला किया। जोएल ने कुछ कांच तोड़े और उन्हें फर्श पर बराबर फैला दिया और एली से कहा कि ऐसा इसलिए किया ताकि पास आने वाला कोई भी उन्हें सुन सके। लेकिन एली को पता चलता है कि जोएल के दाहिने कान से सुनने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है और उसे अलार्म ट्रैप के असर को लेकर चिंता होती है। जोएल पूरे भरोसे के साथ कहता है कि यही उसके अब तक जिंदा रहने का राज है। लेकिन सुबह होने से पहले जोएल को एली ने जगा दिया। उन दोनों का कोई बुरा इरादा नहीं था। उन्होंने शहर को नाराज किया था और बागी नेता भागने का प्लान बना रहा था। गुस्सैल जोएल को 2 बागियों को मारते हुए देखने के बाद उन्होंने साथ मिलकर काम करने और साथ निकलने का फैसला किया। हेनरी ने मौजूदा हालात को देखा। शहर के आसपास के हाईवे पर कड़ी सुरक्षा थी और उनके बचने की उम्मीद अंडरग्राउंड सुरंगों में थी। लेकिन उसे चिंता थी कि सुरंगों में इन्फेक्टेड लोग आ सकते हैं, ठीक वहीं जहां हेनरी को जोएल की जरूरत थी। इस तरह चारों ने एक टेम्पररी टीम बनाई और हेनरी की लीडरशिप में उन्हें सुरंगों का एंट्रेंस मिल गया। अंदर जाने के बाद ग्रुप को रहने की जगह के निशान मिले और उन्होंने फिर से निकलने से पहले रात होने तक आराम करने का फैसला किया। उस रात वे टनल से गुजरे, लेकिन उन्हें कोई इन्फेक्टेड आदमी नहीं मिला। हेनरी ने अपने प्लान की कामयाबी पर खुद को बधाई दी। उन्हें कामयाबी से भागने के लिए बस एक और नदी पार करनी थी। तभी एक गोली ने उन्हें एक बार फिर खतरे में डाल दिया। वे लोग तुरंत पास की एक कार के पीछे छिप गए, लेकिन गनमैन फायरिंग करता रहा, जिससे चारों आदमी छिपे रहे। जोएल ने गनमैन की लोकेशन का पता लगा लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकेले पीछे जाने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, दुश्मन का निशाना खराब था। जोएल उस बिल्डिंग में घुस गया जहां गनमैन छिपा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने पाया कि गनमैन बस सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। जोएल शुरू में उस बूढ़े आदमी को जीने का एक और मौका देना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने खून ऑपरेट करने से मना कर दिया। जोएल के पास फायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वॉकी टॉकी से एक आवाज आई। बूढ़ा आदमी बस टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था। बागी सैनिक पहले ही अपने रास्ते पर थे। जोएल ने तुरंत सबको भागने को कहा, लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था, बागी ट्रकों में आ गए। उन्होंने टूटी फूटी कारों को टक्कर मारी और जैसे ही वे एली को टक्कर मारने वाले थे, जोएल ने ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे एली बच गई। फिर लीक हो रहा ट्रक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस समय मैन फोर्स ने उन्हें घेर लिया और हेनरी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि कैथरीन बच्चों को छोड़ देगी। कैथरीन ने हेनरी को मारने की तैयारी में एक गोली लोड की। तभी उसके पीछे वाला ट्रक अचानक हिला, फिर एक जोरदार चीख के साथ सीधा जमीन पर गिर गया। सबने अपनी बंदूकें छेद पर तान दी। भीड़ ने तुरंत गोलियां चला दी। छत पर जोएल तीनों को पीछे हटते समय लगातार कवर दे रहा था। जोएल का निशाना बहुत बढ़िया था। दूसरी तरफ बागियों ने जोरदार जवाब दिया, लेकिन फिर भी उन्हें भारी नुकसान हुआ। इससे भी ज्यादा डरावना यह था कि जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा म्यूटेंट रेंकर बाहर निकला। उस पर न सिर्फ हथियारों का कोई असर नहीं होता था, बल्कि उसमें बहुत ताकत भी थी, जिससे वह एक ही वार में किसी का सिर आसानी से काट सकता था। इसी समय एक म्यूटेंट बच्चा उस कार में चढ़ गया जहां एली छिपी हुई थी, जिससे एली को कार छोड़कर भागना पड़ा। इस बीच हेनरी और सैम कार के नीचे फंस गए थे। एली उन्हें मरते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह दौड़ी और इन्फेक्टेड को 2 वार करके मार डाला, फिर दोनों को ले गई। हालांकि आखिरकार कैथरीन ने उन्हें रोक लिया। उनके भागने के बाद बचे हुए सभी बागियों को अचानक आए म्यूटेंट ने खत्म कर दिया। वे चारों रात में आराम करने के लिए एक मोटल में छिप गए। उस रात सैम ने चुपके से एली को बताया कि उसे काट लिया गया है। उसे चिंता थी कि अपने बदलाव के बाद वह शायद वैसा ही रहेगा जैसा वह है, लेकिन एली ने उसे बताया कि उसका खून ही इसका इलाज है, इसलिए उसने अपनी हथेली काटकर खून सैम के घाव पर लगा दिया। अगले दिन जब एली उठी तो उसने सैम को बिस्तर के पास खाली बैठा पाया। वह जाकर उसे दिलासा देना चाहती थी। चौंक कर हेनरी ने जोएल को उसकी मदद के लिए आने से रोकने के लिए पिस्तौल पकड़ ली, लेकिन फिर सैम के सिर में गोली मार दी, जिससे वह उड़ गया। अपने सामने की सच्चाई को मानने में नाकाम सैम ने खुद को सिर में गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। उसका पार्टनर, जो उसके साथ हर सुख दुख में रहा था, अब पलक झपकते ही मर गया। हेनरी और सैम को अलविदा कहने के बाद जोएल और एली अपने भाई और फायरफ्लाइज के बारे में बूढ़े आदमी से पूछने के लिए एक सुनसान घर में गए। हालांकि 2 बूढ़े लोग जो लंबे समय से अकेले रह रहे थे ने कभी उनके नाम नहीं सुने थे और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी पूरब की ओर मौत की नदी पार न करें, क्योंकि वह इन्फेक्टेड लोगों से घिरी हुई थी और वहां कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था। फिर भी जोएल ने फिर भी खुद जांच करने का फैसला किया। दोनों नदी के किनारे पहुंचे और जोएल ने यह देखने के लिए नदी के उस पार एक गोली चलाई कि क्या होगा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। हालांकि इससे यह पक्का नहीं हुआ कि दूसरी तरफ सच में सुरक्षित है या नहीं।
फिर भी उसे एली को पुल पार कराना था। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि घुड़सवारों का एक ग्रुप आ गया और उन्हें घेर लिया। जोएल के पास अपना हथियार नीचे रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, यह दिखाते हुए कि वह बस वहां से गुजर रहा था। दूसरे व्यक्ति को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह यह देखने के लिए एक कुत्ता ले आया कि जोएल को इन्फेक्शन तो नहीं है। कुत्ते ने जोएल को सूंघा और फिर अपने मालिक को इशारा किया कि वह सुरक्षित है। लेकिन जब एली को चेक करने की बात आई तो माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया, क्योंकि एली वायरस से इम्यून थी। खुशकिस्मती से कुत्ते को आखिर में कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर जोएल और उसके साथी को ग्रुप वापस बेस पर ले गया। यह एक खुशहाल जगह थी, जैसे जन्नत हो। वहीं जोएल अपने भाई टॉमी से भी मिला। टॉमी ने दोनों आदमियों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें अपनी पत्नी से मिलवाया और फिर उन्हें यह सुनसान शहर दिखाया। शहर में कभी रेडियो या दूसरे कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल नहीं होते थे। सारा सामान सबका था और शहर को बचाने में सबकी अपनी भूमिका थी। जोएल को उम्मीद थी कि टॉमी फायरफ्लाइज बेस की तलाश जारी रखने में उसकी मदद करेगा, लेकिन टॉमी ने उससे कहा कि अभी एक और हफ्ते का सफर है और रास्ता बहुत खतरनाक है। सबसे जरूरी बात, वह पिता बनने वाला था और कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था। निराश होकर जोएल चला गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, जोएल को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि उसे कोई बीमारी हो गई थी और अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि एली को जल्द से जल्द फायरफ्लाइज बेस पर पहुंचा दे। इस बीच एली की टॉमी की पत्नी अच्छे से देखभाल कर रही थी। उसे नए कपड़े, हेयर कट और एक मूवी भी मिली थी। उस शाम जोएल ने टॉमी से कहा कि एली वायरस से इम्यून हो गई है। उसे चिंता थी कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा और उम्मीद थी कि कोई एली को साथ ले जा सकेगा। टॉमी को जोएल की बातें बहुत पसंद आईं और उसने अगले दिन एली को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अचानक एली ने उनकी बातें सुन ली और उसे लगा कि जोएल उसे छोड़ रहा है, अपनी मरी हुई बेटी का इस्तेमाल करके उसे भड़का रहा है। जोएल गुस्से में चला गया। उसे लगा कि वह अब एली की देखभाल नहीं कर सकता। अगली सुबह एली ने अपना बैग पैक किया, जाने के लिए तैयार। इस बार उसने कोई हंगामा नहीं किया और टॉमी की बात मानकर अस्तबल तक चली गई। अचानक जोएल वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। जोएल अभी भी एली को जाने नहीं दे सका और उसने खुद उसे साथ ले जाने का फैसला किया। असल में वह पहले से ही एली को अपनी बेटी मानता था। टॉमी को अलविदा कहने के बाद दोनों ने सामान लिया और घोड़े पर सवार होकर अपना सफर जारी रखा। 5 दिन के सफर के बाद वे आखिरकार कैंपफायर बेस पर पहुंचे। हालांकि कुछ बंदरों को देखने के अलावा उन्हें कोई नहीं मिला। जोएल को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए अपने घोड़े को बांधने के बाद वह अपने हथियार लेकर अंदर जाकर जांच करने लगा। उन्हें फायरफ्लाइज की छोड़ी हुई एक चलती हुई लिस्ट मिली और फिर दूसरी मंजिल पर उनके शिफ्ट होने का रास्ता पता चला। जैसे ही जोएल जाने वाला था, उसने नीचे कई हमलावरों को देखा। दोनों ने चुपके से भागने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वे अपने घोड़ों को ले जाने वाले थे, कोई पीछे से दौड़कर आया। जोएल ने तुरंत हमलावर से लड़ाई की। हमलावर जोएल का मुकाबला नहीं कर सका और जोएल ने जल्दी से उसका गला घोंट दिया। फिर जब वे मुड़े तो एली ने जोएल के पेट में एक खंजर फंसा हुआ पाया। इस समय बाकी तीनों ने उन्हें पकड़ लिया और जोएल के पास अपने घोड़े पर सवार होकर एली के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। पकड़े जाने से बचने के बाद जोएल बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। एली ने बेहोश जोएल को देखकर समझ नहीं पाया कि क्या करे। एली घायल जोएल को एक खाली घर में ले गई। उसके पेट के घाव से खून बह रहा था। यह जानते हुए कि वह मर रहा है, उसने एली से कहा कि वह अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए अकेले कैंप वापस जाए। एली ने जोएल को जिद्दी नजर से देखा। उसके मन में पहले से ही कुछ और प्लान थे। उसे कुछ सुई और धागा मिला और अपने डर के बावजूद उसने जोएल के घाव पर टांके लगाने में मदद की। कमजोर जोएल को देखकर एली जानती थी कि ऐसा करते रहने से सिर्फ मौत ही होगी। उसके पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी शिकार वाली राइफल उठाई और खाना ढूंढने निकल पड़ी। एली ने ज्यादातर समय जंगल में खोजबीन की। आखिर में उसे एक हिरन दिखा। वह लेट गई, अपनी बंदूक का निशाना लगाया और हैरान रह गई कि हिरन गोली लगने के बाद भी भाग निकला। एली घायल हिरन का पीछा करती रही। तभी उसे अपने शिकार के पास 2 अजनबी मिले। दोनों आदमियों ने कहा कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था और वे बस छोटी लड़की के साथ कुछ खाना शेयर करना चाहते थे। एली ने सुझाव दिया। उनसे दवा के बदले सामान लेने को कहा गया। उनमें से एक ने अपने पार्टनर को दवा लेने के लिए वापस भेज दिया, जबकि वह खुद बंधक बनकर पीछे रह गया। इंतजार करते हुए दोनों ने कैंप फायर जलाया और वह आदमी अपनी बात समझाता रहा। वे लोगों का एक छोटा ग्रुप था जो एक दूसरे की मदद करके तबाही से बच गए थे। उसका नाम डेविड था और वह ग्रुप का लीडर था। उसने सप्लाई ढूंढने के लिए 4 पार्टनर भेजे थे, लेकिन सिर्फ 3 ही लौटे। जो मरा उसे जोएल और एली ने मारा था। यह सुनकर एली अचानक घबरा गई और उस आदमी को आखिरकार सच समझ आ गया। तभी जेम्स, जो दवा लेने वापस गया था, वापस आ गया। डेविड ने जेम्स से अपनी बंदूक नीचे रखने को कहा और एली को दवा दे दी। एली ने रेनेडियर के मांस को नजरअंदाज करते हुए जमीन से दवा उठाई और बाहर भाग गई। अब सबसे जरूरी बात, जोएल का जल्दी ठीक होना था। हालांकि उनके पास एंटीबायोटिक इंजेक्शन थे, एली को नहीं पता था कि उन्हें कहां लगाना है। घबराहट में उसने सीधे घाव में इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। इस बीच डेविड और जेम्स हिरन का मांस लेकर कैंप लौट आए, लेकिन बाकी लोग उतने उत्साहित नहीं लग रहे थे। डेविड जानता था कि वे अभी भी अपने साथी को खोने का दुख मना रहे हैं और उसने ऐलान किया कि वह अगले दिन लड़की के साथ कातिल को ढूंढकर
उसे सजा दिलाएगा। इसी समय एक लड़की ने सुझाव दिया कि उन्हें उन दोनों को मार देना चाहिए। डेविड आगे बढ़ा और लड़की को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। मुझे भी वह चाहिए, तुम उसे चाहती हो। सच में, सच में। साफ था कि डेविड उतना आसान नहीं था जितना वह दिख रहा था। वह अपने रौबदार स्वभाव से ग्रुप को लीड कर रहा था और प्रार्थना खत्म करने के बाद ही उन्हें साथ में खाने देता था। अगले दिन एली ने घोड़ों को खाना खिलाना खत्म ही किया था कि उसने दूर से डेविड को आदमियों और हथियारों के साथ देखा। वह जोएल को जगाने और उन्हें वहां से निकालने के इरादे से उनके छिपने की जगह पर वापस भागी, लेकिन जोएल इतना कमजोर था कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। एली ने उसके लिए एक खंजर छोड़ दिया ताकि वह खुद आदमियों का ध्यान भटका सके। एली अपने घोड़े पर सवार हुई और भीड़ में गोली चला दी, जिससे आदमी चौंक गए और उन्होंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जेम्स ने एक घर के पीछे से शॉर्टकट लिया और जैसे ही एली वहां से गुजरी, उसने अपनी बंदूक उस पर तान दी। खुश करने वाला म्यूजिक। कई लोग बेहोश एली के पास पहुंचे। एली जोएल के सामने थी और जोएल ने उसे गोली मारने का प्लान बनाया ताकि एक मुंह बंद हो जाए। उस जरूरी पल में डेविड आया और उन्हें रोक दिया। फिर डेविड एली को ले गया और बाकी लोगों को जोएल को घर घर ढूंढते रहने दिया। एक आदमी को एक संदिग्ध घर मिला और वह खून के निशान का पीछा करते हुए बेसमेंट तक गया। अंदर खून से सने एक सिंगल बेड के अलावा कोई और नहीं था। वह आदमी नीचे ढूंढता रहा और फिर जोएल अचानक पीछे से एक चाकू आया जो उस आदमी के सीने में घुस गया। वे बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन इस दुनिया में या तो तुम मरो या मैं मरूं। जिंदा रहने के लिए जोएल के पास यही एक रास्ता था। जोएल की चोटें ठीक होने लगी और वह ताकतवर आदमी उन दोनों आदमियों को बांधने में भी कामयाब रहा और उनसे जबरदस्ती उनकी लोकेशन पता करने लगा। इस बीच एली एक पिंजरे में बंद थी। डेविड लगातार उन दोनों आदमियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एली वह बस कोने में चुपचाप बैठी रही। डेविड के जाने के बाद एली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे टेबल के नीचे एक इंसान का कान मिला। फिर डेविड उसके लिए हिरन के मांस की एक प्लेट लाया, लेकिन एली ने उस पर यकीन नहीं किया और सीधे उस पर आदमखोर होने का इल्जाम लगा दिया। डेविड इससे पीछे नहीं हटा क्योंकि उनका अगला प्लान छोटी एली को खाने का था। इस बीच जोएल बर्फीले तूफान का सामना करते हुए कैंप के आसपास पहुंच गया था। वह खून के निशान का पीछा करते हुए गोली लगे घोड़े तक पहुंच गया। इसके बाद उसने जो देखा वह और भी डरावना था। कमरे में इंसानों की पेट फाड़ी लाशें लटकी हुई थीं, जो इन आदमखोरों के खाने का असली जरिया थीं। इस बीच गुस्से में डेविड ने एली को मारने की तैयारी की, लेकिन एक जरूरी मौके पर एली ने कहा कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। फिर दोनों ने अपने चाकू नीचे रखे और एली की बॉडी को देखा। अचानक उनकी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए एली ने जेम्स को चाकू मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर दरवाजे से बाहर भाग गई। डेविड भी एली का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गया। अचानक एली आई और उसने जलाने वाली लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका, जिससे पर्दों में आग लग गई। एली का पीछा करते हुए डेविड आग बुझाना भूल गया। उसने अंदाजा लगाया कि एली में कोई खास काबिलियत होगी कि वह उसे ढूंढ लेगी, चाहे आग कितनी भी भड़क जाए। अचानक एली कोने से निकली और डेविड पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि शैतान हमेशा हमला करने से पहले ही गिर जाता है। एली ने जमीन से मैचेटी उठाई, अचानक खड़ी हो गई और अपनी पूरी ताकत लगाकर डेविड को मार डाला। जब वह बाहर निकली तो उसने आखिरकार जोएल को आते देखा। दोनों एक बार फिर मौत से बच निकले थे और अपना सफर जारी रखा था। 20 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में कॉर्डिसेप्स वायरस का आउटब्रेक हुआ था और म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स ज़ॉम्बी हर जगह थे। एक प्रेग्नेंट माँ का ज़ॉम्बी पीछा कर रहे थे। वह छिपने के लिए एक खाली घर में भागी तो पाया कि उसका पानी का सप्लाई टूट गया था। भागने की कोई जगह न होने के कारण वह खुद को कमरे में बंद कर सकती थी। उसके पास रखा एक खंजर उसका आखिरी हथियार था। आखिर में पागल ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर प्रेग्नेंट औरत पर झपटा, उसे बुरी तरह काटने लगा। औरत ने एक खंजर पकड़ा और जोर जोर से लड़ी। आखिर में ज़ॉम्बी को हरा दिया। तभी एक चीख ने उसे सदमे से झकझोर दिया। उसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन दुख की बात है कि ज़ॉम्बी ने उसकी जांघ पर भी खरोंच लगा दी थी। उसने तुरंत गर्भनाल काट दी और अपनी बेटी को देखा जो इस भयानक दुनिया में पैदा हुई थी। उसका दिल अनगिनत भावनाओं से भर गया। हालांकि इस डर से कि वायरस उसके बच्चे में न चला जाए, उसने ब्रेस्ट फीडिंग कराने की हिम्मत नहीं की। जब उसकी दोस्त आई तभी उसे बच्चे को उसे सौंपने में आसानी हुई। उसने बच्चे का नाम एली रखा, इस उम्मीद में कि उसकी दोस्त उसे पालेगी। सालों बाद एली बड़ी हो गई थी और जोएल की सुरक्षा में वे फायरफ्लाइज बेस तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों को पार कर गए। कहा जाता है कि वहां ज़ॉम्बी का एंटीडोट बनाया जा सकता है और एली इसकी चाबी है। दोनों एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। जोएल पहले एली को दूसरी मंजिल तक ले जाने का फैसला करता है, फिर सीढ़ी को नीचे धकेलता है, लेकिन सीढ़ी को धकेलते समय एली को कुछ मिलता है। वह उसे नीचे फेंक देती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। जोएल पागलों की तरह एली का पीछा करता है और दूसरी मंजिल पर एक जिराफ पाता है। यह एली के लिए एक बहुत बड़ा नजारा था जो तबाही के बीच बड़ी हुई थी। वह कभी जानवरों के इतने करीब नहीं रही थी। जैसे ही जिराफ चले गए, दोनों को और जिराफ दिखे, जिससे पता चला कि नीचे साफ तौर पर एक सुरक्षित जगह थी। इसलिए दोनों ने अपनी सावधानी कम की और बातें करते और हंसते हुए अंदर चले गए। उन्हें उन सैनिकों का बिल्कुल भी पता नहीं था जो चुपचाप उनके पीछे आ गए थे। जब जोएल फिर से उठा तो वह एक हॉस्पिटल में था। पता चला कि फायरफ्लाइज ने उन पर हमला कर दिया था और पेट्रोलमैन ने उसे घुसपैठिया समझ लिया था। जोएल के सामने एली की माँ का उस समय का अच्छा दोस्त खड़ा था जो अब फायरफ्लाइज का लीडर था।
उसने जोएल को बताया कि एली घायल नहीं है और सुरक्षित है, लेकिन वह सर्जरी की तैयारी कर रही है। जोएल कंफ्यूज था। अगर वह बीमार नहीं थी तो उसे सर्जरी की क्या जरूरत थी। महिला लीडर ने जोएल को बताया कि एली के वायरस से इम्यून होने का असली कारण यह था कि वह कॉर्डिसेप्स वायरस के साथ पैदा हुई थी। वायरस एली के साथ साथ बड़ा हुआ और बाद में आम कॉर्डिसेप्स फंगस ने एली को कॉर्डिसेप्स समझ लिया, जिससे यह उसके शरीर में घुसने से रुक गया। अब डॉक्टर एली के शरीर से कॉर्डिसेप्स फंगस को निकालने और फिर वैसी ही और कॉपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इंसानों के पास कॉर्डिसेप्स फंगस को कंट्रोल करने का एक एंटीडोट हो। फिर उसने अपने आदमियों को जोएल को आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का आदेश दिया। हालांकि आधे रास्ते में जोएल को अचानक याद आया कि कॉर्डिसेप्स फंगस दिमाग पर पैरासाइटाइज करता है, जिसका मतलब था कि एली जरूर मर जाएगी। एली की बलि देकर दुनिया को बचाने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अचानक एक बंदूक पकड़ी, 2 सैनिकों को गिरा दिया और फिर उन्हें एली की लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया। वह रास्ते में कोई रहम न दिखाते हुए हॉस्पिटल लौट आया। उसने बिना सोचे समझे लोगों को मारा, यहाँ तक कि सरेंडर करने वालों को भी नहीं बख्शा। उसने कई बार हथियार बदले, नीचे से ऊपर तक लड़ते हुए आखिर में एली के ऑपरेटिंग रूम तक पहुंचा। सर्जन ने स्केलपेल से रोकने की कोशिश की, लेकिन जोएल ने तुरंत बंदूक नीचे खींच ली। एली अभी भी बेहोश थी। जोएल ने उसे धीरे से उठाया और वे लिफ्ट से अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में गए, जहां महिला लीडर पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह जोएल से बार बार कह रही थी कि एली को मार डालो और इंसानियत को बचाओ, लेकिन जोएल ने कहा कि यह सही नहीं है, उन्हें एली के लिए फैसले लेने का कोई हक नहीं है। फिर उसने महिला लीडर को गोली मार दी और फिर एली को कार में डाल दिया। जब वह महिला लीडर को देखने लौटा तो उसने रहम की भीख मांगी, लेकिन जोएल जानता था कि जब तक ये लोग जिंदा हैं वह एली को कभी नहीं जाने देगा। इसलिए उसने उन सभी से निपटा जो एली का राज जानते थे। रास्ते में एली धीरे धीरे जागी और जोएल ने झूठ बोला। उससे कहा कि उन्होंने कोई एंटीडोट नहीं बनाया है और फायरफ्लाइज के बेस पर डाकुओं ने हमला किया था और वे मुश्किल से बच पाए थे। दोनों टॉमी के सुनसान शहर लौटने का प्लान बनाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।